हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ये न्यू ईयर सबका बहुत अच्छा जा रहा है। इस वीडियो में आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द थीम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ पे मैं थीम को बैक एंड इंजीनियरिंग के अराउंड रखना चाहता हूँ, where we'll be talking about things which are particular to backend engineering. Yeah, of course, if you have to be a good backend developer, तो आपकी algorithmic thinking काफ़ी अच्छी होनी चाहिए for sure. There is no doubt about that. तो DSA skills तो आपके sound होने ही चाहिए. But on top of that, you should know several other things if you intend to be productive at work. And then there are so many companies which check too less of DSA skills, but too much of Java skills, डिज़ाइन स्किल्स एंड सीएस फंडामेंटल स्किल्स। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। सो येस, जावा इज़ द लैंग्वेज दैट वी हैव चूजन, और इसके पीछे रीज़न है बिकॉज देयर आर सो मेनी बैक एंड टेक स्टैक्स विच आर रिटन इन जावा। पीपल व्हेन दे लर्न डिज़ाइन स्किल्स, लेट्स से लो लेवल डिज़ाइन, तो वो जावा में सीखना प्रीफर करते हैं। अगर आप कुछ फ्रेमवर्क्स को देखो, सुपर हॉट फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट, तो इट इज़ अ जावा बैक्ड फ्रेमवर्क एंड द डिमांड ऑफ जावा डेवलपर्स इज स्टिल आउट देयर। तो इस कारण से जावा को हमने चूज किया है। ओके, व्हेन पीपल एम्बार्क ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड सिंटैक्स, इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। The same if else conditions, for loops, arrays, functions. But these things are very commonplace. So I'm not going to use my time in talking about these things. You can learn them on your own. It is very easy to learn. You can learn it very easily, how to install Java, write a very simple class with a main function, और उसमें आप अपना एक सिंपल सा hello world program लिख सकते हो. So I'll not be talking about those things. I'll probably be talking about things which can add much more value. तो जावा में एक चीज़ जो आपने कई लोगों से सुनी होगी, वो ये है कि जावा इज़ अ लैंग्वेज व्हिच इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल। और ये जो चीज़ है, दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ माइलेज टू जावा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग आर्किटेक्चर न्यूट्रल? तो इन अ वेरी लेमैन टर्म, आपने सुना होगा कि अगर आप सी या सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे लिखते हो और उसे कंपाइल करते हो, तो उसे रन भी आपको अपने लैपटॉप पे ही करना होगा। You won't be able to run it on some other machine. But such is not the case with Java. जावा का सोर्स कोड आपने अपने कंप्यूटर पे लिखा है, कंपाइल भी कर लिया है, अब उस कंपाइल्ड आउटपुट को आप कहीं भी रन कर सकते हो, प्रोवाइडेड जहाँ कहीं भी आप रन कर रहे हो वहाँ उसे एक सुटेबल रन टाइम एनवायरनमेंट मिल रहा हो। अब ये रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपाइल्ड आउटपुट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन करके अच्छे से समझने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए जावा को छोड़कर किसी दूसरे लैंग्वेज को पकड़ते हैं। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट सी या सी प्लस प्लस का कोड, आफ्टर यू हैव रिटन द कोड, व्हाट डू? यू कंपाइल इट। What is compiler? Compiler is nothing but it's just another program जो कि इनपुट में आपके सोर्स कोड को लेता है एंड आउटपुट में इट प्रोड्यूसेस मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। अब ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये एक्चुअली ज़ीरोज़ एंड वंस होते हैं विच आर प्रेजेंट इन योर एग्जीक्यूटेबल फाइल विच इज़ .exe फाइल. Now finally, this .exe file is something which is loaded into the computer memory and then run on your CPU, because CPU can just understand zeros and ones. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द मशीन्स आर्किटेक्चर एंड प्रोसेसर. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एक ऐसा मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक to x86 architecture that will not be understood by another processor which is ARM based. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा कोड जो आपने अपने सिस्टम पे लिखा है, उसका जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ है, वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन किसी और मशीन पे नहीं चलेगा अगर वहाँ पे आर्किटेक्चर अलग हुआ तो अब ये समझते हैं कि ये जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस, ये अलग-अलग मशीन में अलग होते क्यों हैं? तो अगर देखा जाए, जो सीपीयू प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़, इनका अलग-अलग गोल्स होता है। Some processor might be optimized for speed, some might be optimized for size, some might be optimized for power, and so on, right? और इन चीज़ों के कारण
जो इनका इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो अलग हो सकता है इन ऑर्डर टू मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज द अंडरलाइंग हार्डवेयर। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, इंस्ट्रक्शन सेट। What is instruction set? It is nothing but it is the language of CPU, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो अलग अलग CPU पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 32 बिट मशीन की बात करो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू ऐड टू थिंग्स could be very different than the instructions to add two things on a 64 bit machine. इसको थोड़ा और डीप में समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जब एक सोर्स कोड कंपाइल होता है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऊपर ऊपर से तो हम बोल सकते हैं कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीरोज एंड वंस, बट उससे पहले भी एक स्टेप होता है ट्रेडिशनल कंपाइलर्स में, और वो ये होता है कि फर्स्ट योर सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली लेवल कोड। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो असेंबली लैंग्वेज इट कंसिस्ट्स ऑफ सम नेमोनिक्स लाइक मूव, ऐड, सब, और ये नेमोनिक्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ मशीन कोड जो ह्यूमंस पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस ह्यूमन रीडेबल असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद एक असेंबलर नाम का कंपोनेंट होता है जो कि इसे जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम अलग अलग CPU टाइप्स की बात करें तो उनके अंदर अलग अलग नेमोनिक्स यूज होते हैं और साथ ही साथ उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस भी अलग अलग होते हैं। तो दैट बीइंग द रीज़न, अगर आप अपने C++ के सोर्स कोड को अपने विंडोज़ मशीन पे कंपाइल करते हो तो उसका जो इवेंचुअल आउटपुट आपको कंपाइलेशन के बाद मिलेगा, विच इज़ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, दैट वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक टू विंडोज़ एंड द आर्किटेक्चर ऑफ योर मशीन। लेकिन वही चीज़ आप किसी दूसरे OS और दूसरे आर्किटेक्चर पे करते हो तो वहाँ पे इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दैट बीइंग द रीज़न दे आर नॉट इंटरऑपरेबल। इनफैक्ट आपका जो C++ का कंपाइलर होता है, GCC और फॉर दैट मैटर एनी अदर कंपाइलर, वो कंपाइलर इन सारे इंफॉर्मेशन को पास में रखता है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर मशीन, एंड बेस्ड ऑन दैट इट जनरेट्स द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट इज़ जस्ट गुड टू नो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने बताया कि असेंबलर नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, विच इज जीरोज एंड वंस, यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज डिसअसेंबलर जो कि इसका उल्टा काम करता है। इफ़ यू हैव अ फाइल, let's say an executable file which is composed of byte streams, then what it can do is it can convert it back into assembly language. Now this is something which sounds very interesting and you can even try that out. But let me tell you one thing, अगर आप इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने की सोचोगे then you might think that hey, whenever we try to install some software तो हम क्या करते हैं, उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं। That installer actually contains some executable file, राइट? तो आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिसअसेंबलर यूज करके डिसअसेंबल कर सकते हो, एंड देयर बाय यू विल बी गेटिंग द असेंबली लैंग्वेज कोड ऑफ दैट। और इससे आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो, यू कैन इवन ट्रैवल बैक टू द सोर्स कोड विच पावर्स दैट एप्लीकेशन। बट let me explain this, that this might lead to things like copyright infringements and this is not allowed. In fact, all third-party software vendors, they want to ensure that the users are not able to do something like this. And अगर आप करने का ट्राई भी करो then it is not very easy to do that because एक कोड जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में रिटन है उसको सोर्स कोड में ट्रांसलेट करना इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, आई वुड से, बिकॉज कंपाइलर्स अपने एंड पे काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जिससे कि दे ट्राई टू मेक इट वेरी हार्ड फॉर समबडी टू डिसअसेंबल एंड गेट होल्ड ऑफ द एक्चुअल सोर्स कोड। कई बारी कुछ ऑब्फस्केशन टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कुछ मीनिंगलेस आइडेंटिफायर्स डाल दिए जाते हैं इन द वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम्स सो दैट इट इज वेरी हार्ड टू इंटरप्रेट देम। बट एट द एंड यू शुड नो दैट ट्राइंग टू डिसअसेंबल समथिंग कैन हैव लीगल रिपरकशंस। तो अब अगर हम वापस जावा पे आए तो इफ़ यू हैव टू स्टार्ट डेवलपमेंट इन जावा, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप JDK डाउनलोड करते हो, जावा डेवलपमेंट किट, राइट? अगर ये आपके मशीन पे नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होता है। अब JDK के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती है। सो द फर्स्ट थिंग दैट इट कंटेन्स इज कंपाइलर, जावा कंपाइलर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जावा C।
सेकेंड थिंग जो इसके अंदर होता है दैट इज JRE. JRE इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट. मैं बताऊंगा रन टाइम एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है. अब जो ये JRE है इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है दैट इज JVM विच इज जावा वर्चुअल मशीन. And second important thing is Java class libraries. These are simple standard class libraries of Java जिसके अंदर आपके string class, thread class, collections के जितने भी classes and interfaces हैं वो सारे के सारे defined होते हैं. Apart from that, JDK contains some other utilities for debugging and other purposes also जिसकी हम बात अभी नहीं करने वाले हैं. तो अब अगर मानो आपने जावा में कोई कोड लिखा है सोर्स कोड, you will compile it using Java C. Java C का जो आउटपुट होता है कंपाइलेशन का that is not an executable. It is not a binary file. Rather, it is a bytecode. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि bytecode doesn't deal with machine level nuances. Bytecode is basically something which is machine independent. तो ये बाइट कोड मशीन स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड हार्डवेयर इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डील नहीं करता. नाउ बिकॉज बाइट कोड इज मशीन इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने कंप्यूटर पे जावा के सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसका जो कंपाइल्ड बाइट कोड है वो आप किसी और मशीन पे भी इजीली चला सकते हो. तो हमने ये देखा कि बाइट कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है. बट इस बाइट कोड को हम एज इट इज CPU पे रन कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज CPU ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस विच आर zeros and ones, right? So definitely there has to be a layer which translates this bytecode into machine level instructions. This is exactly where JVM comes into picture. JVM, which is Java Virtual Machine, का यही responsibility होता है that it takes a bytecode as an input and translates it into machine level instructions. तो JVM के वर्जन अलग अलग होते हैं अलग अलग हार्डवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए. तो जब आप JDK डाउनलोड करते हो तो आप उस वर्जन का JDK डाउनलोड करते हो विच इज कंपैटिबल टू योर सिस्टम एंड योर आर्किटेक्चर. तो along with that the appropriate version of JVM is shipped to you. तो अब इसका मतलब ये है आपने अपने विंडोज़ के लैपटॉप पे जावा का सोर्स कोड लिखा, उसे कंपाइल किया. आफ्टर कंपाइलेशन यू गॉट अ बाइट कोड. अब ये बाइट कोड आप किसी दूसरे लिनक्स कंप्यूटर पे इजीली रन कर सकते हो बिकॉज उस पे जो जावा वर्चुअल मशीन होगा वो इस बाइट कोड को रीड करके मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट कर देगा जो कि लिनक्स कैन अंडरस्टैंड एंड देन इट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी एंड देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इजीली ऑन द CPU. C++ में क्या होता था? इन केस ऑफ C++ कंपाइलर हमें डायरेक्टली एक ऐसा आउटपुट देता था विच वॉज मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस विच द मशीन्स कुड अंडरस्टैंड. इसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम की हो जाती थी विच कुड लोड इट इनटू मेमोरी एंड देन रन इट ऑन CPU, राइट? बट यहाँ पे JVM हैज कम जस्ट एज अ लेयर अहेड ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अब शायद आपके ये समझ में आ गया होगा कि JRE को JRE क्यों बोलते हैं. इट इज़ रन टाइम एनवायरमेंट. एक बार हमें कंपाइल्ड आउटपुट विच इज़ बाइट कोड मिल जाता है तो उसे हम एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहाँ पे कि वो एक्चुअली रन कर पाए. और उस एनवायरनमेंट का गार्जियन होता है JVM विच टेक्स द बाइट कोड एज इनपुट, converts it into machine specific instructions and then operating system runs it on your CPU. As simple as that. अब if you remember मैंने बोला था कि JRE के अंदर एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं जावा क्लास लाइब्रेरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज JCL. ये जो जावा क्लास लाइब्रेरी होती है इसके अंदर जावा के कोर क्लासेस जैसे कि स्ट्रिंग क्लास, थ्रेड क्लास, कलेक्शंस फ्रेमवर्क के जितने भी आपके क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं जैसे लिस्ट, एरे लिस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. अब आप पूछोगे कि JRE के अंदर इसका होना क्यों ज़रूरी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम रन करता है तो हो सकता है वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्ट्रिंग बना रहा हो या फिर कहीं ना कहीं एरे लिस्ट बना रहा हो. You might have a code, say for example list L equals to new of array list. अब रन टाइम के दौरान अगर एक एरे लिस्ट बनाना है तो रन टाइम एनवायरनमेंट को पता होना चाहिए ना कि एरे लिस्ट है कैसा, उसका डेफिनेशन कैसा दिखता है, उसमें क्या कुछ इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत है, कुछ पॉइंटर्स की ज़रूरत है. देन ओनली इट कैन गो अहेड एंड रिजर्व द मेमोरी फॉर दोज रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. तो ये एक रीज़न है. दूसरा रीज़न ये भी है
कि अगर आप बाइट कोड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा एज्यूम कर रहे हो कि वो कैसा दिखता होगा, देन लेट मी टेल यू वो कैसा दिखता है। मानो आपने खुद का एक क्लास लिखा, यू रोट अ क्लास पर्सन, और ये पर्सन क्लास में कुछ इंटीजर वेरिएबल्स हैं, कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, कुछ गेटर सेटर और कुछ ढेर सारे मेथड्स हैं। तो इस क्लास का पूरा जो स्केलेटन होता है ना, ये बाइट कोड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर ये क्लास किसी ऐसे क्लास को रेफर कर रहा है विच इज प्रेजेंट इन JCL, फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन क्लास में अगर एरे लिस्ट को कहीं रेफर कर रहे हो, तो ये एरे लिस्ट का सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस अटैच किया जाता है बाइट कोड के अंदर। इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन बाइट कोड में नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंट्यूटिव, क्योंकि जावा के कोर लाइब्रेरी के जो क्लासेस होते हैं जैसे एरे लिस्ट, हैश मैप एंड सो ऑन, इनका भी डेफिनेशन अगर बाइट कोड के अंदर प्रेजेंट हो तो बाइट कोड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट इज वन ह्यूज प्रॉब्लम। एंड अनदर थिंग इज दैट इट मे ब्रेक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अगर JCL आपके JRE में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि चाहे कोई सा भी बाइट कोड आप क्यों ना रन करो, अगर वो बाइट कोड्स हैश मैप्स को रेफर कर रहे हैं तो सेम हैश मैप का लॉजिक रन होगा। लेकिन अगर वो बाइट कोड का पार्ट होता और एक बाइट कोड में हैश मैप को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, दूसरे में अलग तरीके से, देन द बिहेवियर वुड बी स्टार्किंगली डिफरेंट, राइट? तो अब फाइनली हमें ये आइडिया लग गया है कि JDK क्या होता है, JRE क्या होता है और JVM क्या होता है, एंड हाउ जावा मेंटेन्स इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। कोई भी कंपाइलर अगर बनाया जाता है तो सबसे पहला प्रोसेस उनके बूटस्ट्रैप का होता है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है जनरेटिंग समथिंग फ्रॉम सम सिंपलर सिस्टम दैट प्री एग्जिस्टेड। तो बेसिकली क्या किया गया, सबसे पहला कंपाइलर जो लिखा गया जावा प्रोग्राम्स को बाइट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए, दैट वाज अ कंपाइलर रिटन इन सी लैंग्वेज। उस सी लैंग्वेज के कंपाइलर ने जावा सी के सोर्स कोड को एज एन इनपुट लिया और फिर उसको बाइट कोड में ट्रांसलेट कर दिया। और अगले बार हमने क्या किया कि उस बाइट कोड का एग्जीक्यूटेबल बना करके उसके थ्रू नेक्स्ट जावा सी के वर्जन्स को बाइट कोड में ट्रांसलेट करवाया। तो इस तरीके से ट्रांजिशन टू अ सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर हो पाया। सो यू स्टार्ट ऑफ विद सी, एक बार सी के थ्रू आपने बाइट कोड जनरेट कर लिया तो आपके पास रनिंग वर्जन है इस कंपाइलर का, और अब आप इस रनिंग वर्जन को लेकर के नेक्स्ट वर्जन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ कंपाइलर्स एक्चुअली इवॉल्व विद टाइम, एंड दिस इज हाउ जावा सी ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। तो इस वीडियो में हमें एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, और JDK जो आप डाउनलोड करते हो ऑन योर वेरी फर्स्ट डे of writing Java program, what does it contain and what do those components actually mean? I hope you learned a lot through it.